हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसके बाद आएंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग फंडामेंटल्स। प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें क्यों चाहिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग का ज़रूरत क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे टूल्स फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। एक्चुअली क्या क्या टूल्स हमें वहाँ पे रिक्वायर होंगे जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को करेंगे, शुरू करेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का करने के लिए क्या क्या टूल्स ज़रूरत होते हैं, उन टूल्स के बारे में हम लोग एक एक करके सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक्स प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप्स है, सारे स्टेप्स को एक एक करके हम जानेंगे कि अगर हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग करना है तो किस किस स्टेप्स का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्चुअली में क्या है, ये हमारे पास बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग सिंपल वे में इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ सेकेंड फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें हम सबसे पहला जो स्टेज होता है वो इनिशिएशन को रखते हैं, उसके बाद सेकेंड प्लानिंग को रखते हैं जो इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजर। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल हम पहले प्रीवियस वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ से भी रेफर ले सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल का जो सेकंड फेज होता है उसे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग सिंपल इस तरीके से हम लोग जानेंगे, एक सेकंड फेज होता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस लाइफ साइकिल में जो सेकंड फेज होगा हमारा वो प्लानिंग कहलाएगा। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व करता है क्या क्या इन्वॉल्व करता है। पहला, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले डिफाइन करेगा कि आखिर हमें प्रोजेक्ट से चाहिए क्या। प्रोजेक्ट हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास क्या एज ए आउटकम्स हमारे पास क्या होगा, एज ए डिलीवरेबल्स हमारे पास क्या होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट में डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव्स हमें डिफाइन करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनिंग द स्कोप। जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स है उसके क्या स्कोप्स हो सकते हैं, फ्यूचर में कहाँ काम आ सकता है, सोसाइटी के लिए क्यों बेनिफिशियल है, किस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, ये सारे तरह के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इन एक्सप्लेनिंग द स्कोप में। नेक्स्ट आएगा हमारे पास शेड्यूलिंग द टास्क। अब जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में हमें सर्टेन टास्क को करना होगा, तो उन सारे टास्क को शेड्यूल करेंगे, उसमें टाइम बाउंडेशन देंगे सारे को, और कितने टाइम में किस टास्क को परफॉर्म करना है वो चीज़ हम यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, किसके बाद किस टास्क को करना है। प्रायोरिटाइजेशन देंगे कि कौन सा टास्क पहले होना चाहिए, कौन सा टास्क बाद में होना चाहिए। ये सारा कुछ शेड्यूलिंग के अंडर में आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट जो है जनरेटिंग प्रोसेस रिपोर्ट। अब जब हम प्रोसेस जो भी हमारा प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग शुरू कर दिए हैं तो उस प्रोजेक्ट प्लानिंग के प्रोग्रेस को रिपोर्ट करेंगे और उसको जनरेट करेंगे। इसके बाद आएंगे हम प्रोजेक्ट प्लानिंग फंडामेंटल्स में। तो प्रोजेक्ट फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले देखेंगे डिटरमाइन स्कोप, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग स्कोप, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज हेल्प इन एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसका एक एस्टिमेशन हमें प्रोवाइड हो जाता है इसके सबसे पहले इस प्रोसेस से। एंड इसके बाद हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, किस स्किल लेवल के चाहिए होंगे, स्किल लेवल के लिए कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, अनस्किल लेवल को कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ये सारा कुछ हम लोग एक ओवरव्यू रख लेते हैं, एक एस्टिमेशन हमें मिल जाता है ताकि हम प्रोजेक्ट को शुरू कर सकें। नेक्स्ट आएगा हमारे पास जो फंडामेंटल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम।
द प्रॉब्लम को हम लोग क्या, जो प्रॉब्लम है हमारा, जो प्रोजेक्ट जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो हमारे पास उसके उस पे हम क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको डिफाइन करेंगे। वेरीफाई ऑफ टेक्निक्स सच एज कंडक्ट सर्वे मीटिंग आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सर्वे के थ्रू और इंफॉर्मेशन के थ्रू हम समझेंगे उसको, क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग के फंडामेंटल्स में स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन ये एक हमको एक क्लियर इमेज देता है कि जो भी हमारे पास रियल प्रॉब्लम है तो उसके थ्रू कौन कौन सा पीपुल अफेक्ट होंगे। यानी कि अगर कोई इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करवाना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स है, सारे किसी को ये चीज़ समझाना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस चीज़ के लिए है, इसका यहाँ इससे ये बेनिफिट्स हो सकता है, इतना फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि हमारे पास कितने स्टेक होल्डर्स है, और एक क्लियर इमेज हमें पता रहना चाहिए कि एक्चुअली में हमारा प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, विज़न एंड मिशन। हमारा विज़न, ऑब्जेक्टिव्स और मिशन क्लियर होना चाहिए। अ प्लान इज मेड कीपिंग इन माइंड वेरियस एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या चाहता है इस प्रोजेक्ट से उसको हमेशा ध्यान रखना है। और सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इंटायरली डिपेंड्स ऑन हाउ मच द एक्सपेक्टेशन कैन द प्रोजेक्ट मीट। तो प्रोजेक्ट कितना एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है वही हमें डिसाइड करता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का ज़रूरत हमें क्यों है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें क्या करता है, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। किसी भी प्रोजेक्ट को करने में जो हमारे पास कॉस्ट लग रहा है, टाइम लग रहा है, उस चीज़ को वो रिड्यूस कर देता है। सेकेंड है इट इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। इट इम्प्लीमेंट्स क्वालिटी एश्योरेंस। हमारे पास जो प्रोजेक्ट में जो भी हमारा आउटकम्स मिल रहा है उसके क्वालिटी एश्योरेंस को इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क को भी कम करने में हेल्प करता है। जैसे अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग है तो उसमें हम एनालाइज कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कोई भी अप्रोप्रिएट आने वाला रिस्क जो भी है उसको हम लोग अप्रोप्रिएटली हैंडल कर सक रहे हैं, नहीं कर सक रहे, ये सारा कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग पहले ही कर चुके होते हैं। इसीलिए इससे क्या होता है, हमारा जो रिस्क है वो, प्रोजेक्ट का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आएंगे टूल्स फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो टूल्स इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं टूल्स का, वो टूल्स एक एक करके देखेंगे। तो टूल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहले हमारा आ जाएगा गैन चार्ट। तो डिफरेंट टूल्स और सिंप्लीफाई प्रोजेक्ट प्लानिंग यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से एक है हमारा गैन चार्ट। तो गैन चार्ट जो है अभी के सिनेरियो में इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स दैट हेल्प इन ट्रैकिंग बोथ टाइम एंड इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टास्क्स। तो जितने भी इंडस्ट्रीज है वो इनका यूज़ कर रही है, और ये हेल्प किस चीज़ के लिए करता है, ट्रैकिंग में ये हेल्प करता है कि कितने टास्क, कितने एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करने हैं, कितने टाइम फ्रेम पे परफॉर्म करते हैं। इन दोनों के बीच का जो इंटरडिपेंडेंसीज है उसको ये ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो और गैन चार्ट आर एसेंशियल टूल टू शो डिफरेंट फेजेस रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम हर स्टेज में, हर एक्टिविटीज़ में क्या क्या रिसोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने अमाउंट में हो रहे हैं, कितने क्वांटिटी में हो रहे हैं, ये सारा कुछ को भी ट्रैक करने में ये हमारा गैन चार्ट हेल्पफुल है। नेक्स्ट आएंगे क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीपीएम भी बोलते हैं। और ये क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसा टूल है जो कि प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट को इंश्योर करता है कि वो कितने शेड्यूल में, लास्टली कितने शेड्यूल तक वो हो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक क्रिटिकल पाथ हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं, जिसमें कि जो भी हमारा मैक्सिमम टाइम लगने वाला है किसी भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर देखिए तो प्रोजेक्ट का जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारे पास इस टूल की हेल्प से मिल जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड से। इसके बाद है पट। पट भी सेम वही रिव्यू टेक्निक है हमारा, जो कि एनालाइज करता है कंप्लीट प्रोजेक्ट के टास्क को, टाइम रिक्वायर्ड कितना है टू कंप्लीट दो टास्क, जो जो टास्क है उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम वो लगाने वाला है, और कितने टास्क को वो हर टास्क को वो एनालाइज करता है। ये जो हमारा रिव्यू टेक्निक है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक।
इट सिंप्लीफाइज द प्लानिंग, प्लानिंग को सिंप्लीफाई कर देता है। और शेड्यूलिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और लार्ज टास्क के सीक्वेंस को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो इस टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि सारे एक्टिविटीज़ को हम अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट वाइज उसको बांट देते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिकल के फील्ड का है, कौन से मैकेनिकल के फील्ड का है, कौन से सिविल फील्ड से रिलेट करता है। तो सारे चीज़ को इस तरीके से बांट बांट के सारे एक्टिविटीज़ को वहाँ पे अलग अलग एक्सपर्टीज़ के द्वारा वहाँ पे परफॉर्म करवाया जाता है, ताकि हमारे पास जो ये जो प्रोजेक्ट का जो काम है वो ईजिली सीक्वेंस वाइज पे चलता जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी इस टूल्स का ही हिस्सा है। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके कि रिस्क को कैसे एनालाइज करना है उस प्रोजेक्ट को। अगर इन फ्यूचर फिर से वापस से सेम रिस्क अगर होता है तो हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन तैयार रहेंगे, ताकि हम उस रिस्क से इजीली डील कर सकें। यहाँ अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक्स प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप्स। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के बेसिक स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए उसको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है हमारा आइडेंटिफाई एंड मीट स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहले तो हम क्या स्टेक होल्डर्स हमारा इस प्रोजेक्ट में क्या उनका माइंड में क्या चल रहा है, वो इन्वेस्ट करना अगर चाह रहे हैं तो क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप्स के स्टेक होल्डर्स हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए आ सकते हैं। मतलब कि अगर प्राइवेट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टेक पार्ट लेना चाहती है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। कोई कस्टमर है, कोई एम्प्लॉई है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अगर इसमें पार्ट लेना चाहता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ कहाँ किस तरीके से हमें स्टेक होल्डर्स मिल सकता है। सेकेंड है हमारा डिफाइन स्कोप। स्कोप डिफाइन करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद इसका क्या स्कोप है, इन फ्यूचर इसमें कितने बेनिफिट्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को, एज ए कस्टमर, एज एन स्टेक होल्डर, सारे चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिफाइन स्कोप में। सेट एंड प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव्स, ये इसके बाद वाला स्टेप है, सेट एंड प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव्स। तो अब ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करना है, फिर कौन सा ऑब्जेक्टिव को रखना है, फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग रखेंगे। इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर देंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स को। तो डिटरमाइन डिलीवरेबल्स मतलब कि अब हम जो जो आउटपुट चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे एक्चुअली में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे हाथ में क्या होगा, हम क्या इस चीज क्या आउटकम्स लेके हम पहुँचेंगे, कि हमें उस चीज़ को यहाँ पे डिटरमाइन करना होगा, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स का वहाँ पैसा लगा है तो उनको लगना चाहिए कि हाँ हमारा पैसा जो है वो सही जगह पे, इन्वेस्टेड कैपिटल में जो है सही जगह पे लगा है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब एक प्रोजेक्ट अगर है तो उसका एक शेड्यूल तैयार करेंगे। उसके बाद शेड्यूल तैयार करने के दौरान ही उसमें हम रिस्क एनालिसिस करेंगे कि किस एक्टिविटीज़ के लिए हमें कहाँ पे रिस्क जनरेट हो रहा है। अगर रिस्क जनरेट हो रहा है तो उसको एनालाइज करेंगे कि वो किस तरीके का रिस्क है, बड़ा रिस्क है, छोटा रिस्क है, उस रिस्क को कम मिटिगेट कर सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उस रिस्क से कुछ अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके का रिस्क एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, सेट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। अब जो भी हमारे पास प्रोग्रेस हो रहा है उसका एक गाइडलाइन तैयार करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं हमारा। एक एक करके सारे स्टेप्स को फिर से देख लीजिए। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, डिफाइन स्कोप्स, प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइन डिलीवरेबल्स, क्रिएट प्रोजेक्ट शेड्यूल, रिस्क एनालिसिस और सेट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबक खैर।